A big hello to everyone and welcome to PW on the IAS. So, in the previous class related to geography, we have discussed the aspects related to the volcanism. आज की इस क्लास में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिफरेंट प्लेटूज एंड प्लेन्स के बारे में एंड हम देखेंगे उसके बाद एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो कि अर्थ के बाहर जो एक्सटीरियर टू द सरफेस एजेंट्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसके एक्सोजेनिक प्रोसेस की जब बात आएगी तो इसको हम दो भाग में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इस क्लास में डिस्कस होगा, सेकंड विल बी डिस्कस्ड इन दी नेक्स्ट क्लास। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना प्लेटूज एंड प्लेन्स वाला, वो छोटा सा चैप्टर था, तो आई थॉट ऑफ मर्जिंग दीज टू थिंग्स एंड उसको हमने इसी तरीके से अरेंज कर दिया ताकि आपके जो वक्त है, जो आपके पास टाइम है, उसको कंप्लीटली यूटिलाइज किया जा सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्लेटूज। पहली बात तो ये है प्लेटूज क्या होते हैं। प्लेटूज फ्लैट टॉप्ड सरफेसेस हैं जो कि एलिवेटेड लैंड्स होती हैं। मतलब जैसे आपने टेबल देखा होगा, उस टेबल को ही आप प्लेटू मान सकते हैं, जो कि एक एलिवेटेड लैंड है। एलिवेटेड और फ्लैट उसका क्या है, टॉप है, उसको हम बोलते हैं प्लेटू। और जो प्लेटूज हैं उनका जो स्लोप है वो क्या होगा, बहुत जेंटल भी हो सकता है और उसके साथ साथ समटाइम्स यू कैन सी दी स्टीप स्लोप एज वेल। अब इन प्लेटूज का फॉर्मेशन डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होता है। कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई और उसके तहत एक प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ। एक बात ये भी हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक माउंटेन बना था, उसके बाद इरोजनल एक्टिविटीज होने लगी और वो प्लेटू के रूप में कन्वर्ट हो गया। राइट, कुछ प्लेटूज ऐसे हैं जो दो माउंटेन्स के बीच में फॉर्म हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लेटूज हैं दैट वी नीड टू सी इन दिस क्लास। सबसे पहली बात करें, दे कैन बी स्मॉल और लार्ज एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलेटिवली लेवल सरफेस। जो सरफेस है वो लेवल है, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये माउंटेन नहीं होते क्योंकि इनका टॉप फ्लैट होता है और इट्स नॉट एज लो एज द लैंड बिलो। ये लैंड प्लेन एरिया भी नहीं कहलाते क्योंकि इनके पास कुछ एलिवेशन होता है, हाइट होती है। सो इट्स नॉट अ प्लेन। प्लेटूज कैन बी स्मॉल और लार्ज एंड आर फॉर्म्ड बाय द अर्थ्स मूवमेंट। बहुत सारे अर्थ के अंदर मूवमेंट है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आपको प्लेटूज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम प्लेटूज के सिग्निफिकेंस और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये लार्जली ऐसे रीजन्स हैं जहां पे आपको न्यूमरस मिनरल रिसोर्सेज मिलेंगे। न्यूमरस मिनरल रिसोर्सेज एंड आई होप जब मैं ये बात बोल रहा हूं आपके दिमाग में पहला प्लेटू जो भारत का याद आएगा वो होगा छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू जो है, छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो रिसोर्स रिच रीजन है भारत का। राइट, और इसी वजह से इन प्लेटूज की जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि दे हैव द एलिवेटेड टेरेन। उनका जो टेरेन है, जो उनका हाइट है वो एलिवेशन पे है, वो प्लेन एरिया नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इनका जो टॉप होता है वो क्या है, फ्लैट है। राइट, वहां पे जो स्लोप है वो बिल्कुल ज्यादा स्लोप नहीं दिखाई देगा, जेंटल स्लोप होगा। टॉप पे बात कर, बेसिकली इस तरीके से आप देख सकते हैं, द टॉप इज जेंटली स्लोपिंग। ज्यादा आपको स्लोप दिखाई नहीं देगा कि वो आपको इस तरीके से दिखाई दे जाए। राइट, टॉप पे आपको पीक सा दिखाई दे जाए, नो इट विल नॉट बी लाइक दैट। देयर विल बी वेरिएशन इन द साइज। some of the plateaus will be small, some of the plateaus will be very large, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि उस प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कुछ प्लेटूज ऐसे हैं जो कि बहुत सारे वास्ट रीजन को कवर करते हैं, बट कुछ प्लेटूज ऐसे हैं जो स्मॉल रीजन के अंदर कन्फाइन हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखें ना, भारत के अंदर वो छोटे छोटे प्लेटूज हैं जिसमें आप देखेंगे बुंदेलखंड प्लेटू, फिर बघेलखंड प्लेटू, बट इसमें एक बड़ा प्लेटू भी है जो कि बहुत लार्ज एरिया कवर करता है, दैट इज डेक्कन लावा प्लेटू। वो कंपैरेटिवली बिगर इन साइज, कंपैरेटिवली अ प्लेटू which covers a vast region, right? So it is depending upon the area that a plateau is covering. Next is the geological formation. बहुत सारे geological processes के through these plateaus can be formed. Geological processes का मतलब कुछ प्लेटूज का फॉर्मेशन वोल्केनिक एक्टिविटी से हो सकता है। जैसे कि आपने पहले भी एक चीज मेरे साथ देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इंडियन पेनिनसुलर प्लेट है ये, और इस इंडियन पेनिनसुलर प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, तो इसके ऊपर रीयूनियन हॉटस्पॉट के कारण बहुत सारा वोल्केनिक मैग्मा बाहर आता है,
जिसकी वजह से डेक्कन लावा प्लेटू का फॉर्मेशन होता है। ये जो डेक्कन लावा प्लेटू बना किसकी वजह से बना बेटा? ये बना वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। ऐसे ही इन्हें हम फ्लड बसाल्ट प्रोविंस के नाम से जानते हैं। कुछ प्लेटूज ऐसे हैं जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, जिसमें क्या हुआ, कोई भी एक रीजन था, उस रीजन के अंदर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई और ये लैंड क्या हो गई, अपलिफ्ट हो गई। देन कुछ प्लेटूस ऐसे हैं जिनका फॉर्मेशन डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के कारण होता रहा और वो उनका फॉर्मेशन हो गया। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म with different geological perspectives. Then the another aspect is they have the unique ecosystem. देखिए क्यों? क्योंकि आप प्लेन एरिया को देखेंगे तो प्लेन एरियाज हैव देयर ओन इकोसिस्टम, है ना। जब हम माउंटेन्स को देखते हैं तो वहां का इकोसिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट है। प्लेटू का जो इकोसिस्टम है वो यूनिक होगा, क्योंकि आप देखेंगे ना, इनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा एलिवेटेड नहीं है, तो आपको इतना ज्यादा वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं दिखाई देगा। सो एक यूनिक तरीके का इन्वायरमेंट इकोसिस्टम डेवलप होता है इन एंड अराउंड दीज प्लेटूज, राइट। कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, उन स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण ही यहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना का प्रेजेंस दिखाई देगा, क्योंकि फ्लोरा और फोना दोनों डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। देन द इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, यस, ये जो प्लेटूज हैं क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये भी तो बैरियर की तरह काम कर रहे हैं ना। मान लीजिए आप यहां पे देखें, कोई एक प्लेटू है और इस जगह पे कोई विंड आ रही है और वो आके इससे टकराएगी तो ये राइज होगी। जब राइज होगी तो वहां के लोकल वेदर को, वहां के क्लाइमेटिक पैटर्न्स को चेंज करने में दीज प्लेटूज आर गोइंग टू हेल्प अस आउट, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब प्लेटूज की, तो इस पूरे विश्व के अंदर numerous types of plateaus are found. Primarily if we see the intermontane plateau, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंटरमोंटेन, दो पहाड़ों के बीच में एक प्लेटू पाया जाएगा, दिस इज एन इंटरमोंटेन प्लेटू। पिडमोंट प्लेटू, पिडमोंट प्लेटू ऐसे हैं जो कि किसी माउंटेन के बेस पे पाए जाएंगे, राइट। देन यू हैव कॉन्टिनेंटल प्लेटू, एक ऐसे प्लेटू जो कि एक कॉन्टिनेंट का बहुत ही बड़ा रीजन कवर करते हैं। वोल्केनिक प्लेटू मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि आपको मिलेगा डेक्कन लावा प्लेटू, साइबेरियन ट्रैप। देन डाइसेक्टेड प्लेटू, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे प्लेटूज जिनकी टोपोग्राफी अब रगड़ हो चुकी है, जिसको रिवर्स ने, विंड ने, बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स ने क्या कर दिया, इरोड कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया। डाइसेक्शन होता है ना, काटना, काट दिया, तो उस वजह से जो प्लेटूज बनते हैं उनको डाइसेक्टेड प्लेटूज कहते हैं। अब हम इन पांचों प्लेटूज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और इनके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी सा प्रोस्पेक्ट है ये। सबसे पहले इंटरमोंटेन प्लेटू, एज द डेफिनेशन सजेस्ट, द इंटरमोंटेन प्लेटूज आर प्लेटूज दैट आर सिचुएटेड नियर और विद इन माउंटेन रेंजेस। स्पेशली द नेम सजेस्ट, जब भी आप फोल्डिंग देखेंगे अर्थ के क्रस्ट की, फोल्डिंग के कारण अगर माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ और उन माउंटेन्स के बीच में कुछ लैंड एलिवेट हो गई, देन दैट प्लेटू वुड बी द इंटरमोंटेन प्लेटू, formed through the various geological processes, जिसमें आपको मैंने बोला ना फोल्डिंग हुई। फोल्डिंग होने का मतलब है अगर कोई भी टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो गया, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से अगर अपलिफ्टमेंट हो गया तो जो प्लेटू बनेगा उसको आप किस नाम से जानते हैं, इंटरमोंटेन प्लेटू के नाम से जानते हैं, राइट। देखो सराउंडिंग माउंटेन रेंजेस के साथ अगर आपको इनका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा फ्रॉम द कंप्रेशन एंड अपलिफ्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। आप अर्थ की क्रस्ट को कंप्रेस करते जा रहे थे, एक जगह से तो फोल्डिंग हो गई, बट कुछ भाग बीच का ऐसा रहा जो कि फ्लैट टॉप के साथ डेवलप हुआ, उसे आप इंटरमोंटेन प्लेटू कहेंगे। इसका एलिवेशन देखेंगे तो वो वेरी करता रहता है, समटाइम्स दे आर मॉडरेटली हाई, समटाइम्स दे आर वेरी हाई, it depends upon where this plateau is going to be formed। ये प्लेटू बन कहाँ रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अगर इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या करेंगी, वेरी करेंगी। ये डाइवर्स लैंडफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप अगर देखें ना, अगर पहाड़ है और वहां पे आपको कोई एक प्लेटू का फॉर्मेशन मिल रहा है
तो इससे नदियां निकलेंगी, नदियां निकलेंगी तो वो क्या करेंगी, यहां पे वैलीज भी क्रिएट करेंगी, यहां पे कैनियंस भी क्रिएट करेंगी। कैनियंस मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैलीज जो बनती हैं, और उसके साथ साथ ये होस्ट करेंगे कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स जिसको आप बटेस कहते हैं, मेसास कहते हैं, एंड इरोजनल इरोजनल रेमिनेंट्स कहते हैं। ये जो लैंडफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, these landforms we will see with the help of wind erosion। जो विंड इरोड करती है ना, उसकी वजह से कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, जो टिबेटन प्लेटू है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेटू, जो कि काराकोरम रेंज जैसे यहां पे हिमालयस हैं, काराकोरम रेंज और कुनलुन श्यान रेंज, इन सबके बीच में एक प्लेटू आपको दिखाई देगा, दैट इज द टिबेटन प्लेटू। राइट, जो पामीर नोट है ना, इस पामीर नोट से मल्टीपल मल्टीपल माउंटेनियस रेंजेस ओरिजिनेट हो रही हैं, और इनके बीच में आपको एक प्लेटू दिखाई दे रहा है, दैट इज द टिबेटन प्लेटू, जिसे हम इंटरमॉन्टेन प्लेटू के नाम से जानते हैं। पिडमोंट प्लेटू, ये जो पिडमोंट वर्ड है ना, दिस इज यूज्ड व्हेन अ माउंटेन, किसी माउंटेन के सरफेस के पास, माउंटेन के फुटहिल्स पे अगर आपको ये सब दिखाई दे रहा है। A pigment plateau is a type of plateau found at the base of a mountain। किसी भी माउंटेन के बेस पे अगर कोई प्लेटू का फॉर्मेशन होता है, तो जो कि एक साइड से तो प्लेन है, एक साइड माउंटेन है, बीच में बन गया एक प्लेटू, जिसे आप पिडमोंट प्लेटू कहेंगे, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। दिस इज अ माउंटेन, यहां पे आपको माउंटेन दिखा, यहां पे आपको ओशियन, यहां पे पिडमोंट प्लेटू। राइट, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज पिडमोंट का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने बोला, फुट हिल्स, फुट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन का जो फुट है वहां पे आपको ऐसे प्लेटूज दिखाई देंगे। राइट, दीज आर रेफर्ड टू एज प्लेटूज ऑफ डेन्यूडेशन। होता क्या है, कभी कभी मान लो कोई माउंटेन बनाना, उस माउंटेन के बनने के बाद बहुत सारा इरोजन हुआ, उसकी पीक कटती गई कटती गई कटती गई, इरोजन होता गया, जो उसका पीक वाला पोर्शन है वो क्या होता गया, फ्लैट होने लगा, और उसके साथ साथ उसकी जो हाइट है वो भी क्या होने लगी, कंपैरेटिवली कम होने लगी। जो उसका टॉप है वो जेंटल स्लोप हो गया, पीक था तो टॉप बहुत ज्यादा था, अब ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जेंटल होने लगेगा। इसलिए आपको ऐसे प्लेटूज पिडमोंट प्लेटूज के रूप में दिखाई देंगे। फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बता दिया कि इनका फॉर्मेशन एक तरीका तो इरोजनल एक्टिविटी के साथ है, एक तरीका डिपोजिशन के साथ भी है। मान लीजिए कोई भी एक पहाड़ है, यहां से कोई नदी बहती है और वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को लाके डिपॉजिट करती रहती है, तो बेस ऑफ अ फुट हिल यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ these landforms। ठीक है, formed by the deposition of sediments eroded from the adjacent mountains। ठीक है, ट्रांजिशन जोन की तरह काम करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, एक साइड में यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ अ माउंटेन, वन साइड यू हैव द प्रेजेंस ऑफ अ प्लेन, और इनके बीच में आपको कौन दिखाई देगा, एक प्लेटू, जिसको आपने किस नाम से जाना, पिडमोंट प्लेटू के नाम से जाना। ठीक है, देन उसके बाद एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहां पे जो डिपोजिशन हुआ है वो डिपोजिशन हुआ सेडिमेंट्स का। जब सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ, तब उसके कारण, डिपोजिशन जब हुआ सेडिमेंट्स का, तब उसके कारण आप देखेंगे ना, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण यू विल सी, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण यू विल सी द फर्टाइल सॉइल विल बी फॉर्म्ड हियर। राइट, तो ये एक प्लेटू बना। देन उसके बाद हम देखें कॉन्टिनेंटल प्लेटूज। कॉन्टिनेंटल प्लेटूज ऐसे प्लेटूज हैं जिनका फॉर्मेशन जब अर्थ की क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसके रेज हो जाने से, एलिवेट हो जाने से बनता है। राइट, जब भी आप जेंटली रोलिंग टेरेन सिचुएटेड एट द कंसिडरेबल हाइट्स अबव द सी लेवल। राइट, अगर आप इनके फॉर्मेशन की बात करेंगे तो दे कैन बी क्रिएटेड थ्रू टू मेजर प्रोसेसेस। एक तो यह है कि सब्सटेंशियल अपलिफ्टमेंट हो गया अर्थ के क्रस्ट का, दूसरा यह भी हो सकता है कि जो अनदर वे इज व्हेन एक्सटेंसिव लेयर्स ऑफ रिलेटिवली लेस विस्कस हॉरिजॉन्टल बसाल्टिक लावा स्प्रेड आउट। जब कोई भी बसाल्टिक लावा स्प्रेड आउट हो जाता है, तब भी ऐसे प्लेटूज का फॉर्मेशन होता है। ये भी एलिवेटेड लैंड्स होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल देखेंगे
तो आपको कॉन्टिनेंटल एग्जाम्पल के रूप में प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र और अंटार्कटिका के अंदर प्लेटू दिखाई देंगे इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। देन यू हैव वोल्केनिक प्लेटूज। एवरीवन इज वेरी वेल अवेयर कि जब बसाल्ट का फ्लड बसाल्ट का प्रोविंस बनता है, फ्लड बसाल्ट का प्रोविंस मतलब बसाल्ट का फ्लड हो जाए, बसाल्टिक लावा बाहर आ जाए। पिछली क्लास में देखा था ना कि बसाल्टिक लावा जो होता है वो फ्लो करता है। अगर वो फ्लो करेगा तो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर डेवलप करेगा और उसकी वजह से क्या बनेंगे, प्लेटूज बनेंगे। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे तो इनकी जो कवरेज होती है, द कवरेज ऑफ सच प्लेटू इज वेरी एक्सटेंसिव। बहुत ही एक्सटेंसिव कवरेज है, क्योंकि जो बसाल्टिक लावा है उसकी फ्लूइडिटी, उसका जो फ्लो है वो कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है, इसलिए इनका कवरेज ज्यादा दिखाई देगा। लावा है तो डेफिनेटली आपको पता है यहां पे सॉइल क्या होगी, फर्टाइल होगी। इस रीजन के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैरी आउट की जा सकेंगी। यहां पे अगर आप वोल्केनिक प्लेटू के एग्जाम्पल्स के रूप में देखोगे तो कोलंबिया स्नेक प्लेटू, ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिख जाएगा। कोलंबिया रिवर यहां से फ्लो करती है। उसके साथ साथ भारत का डेक्कन लावा प्लेटू इज वेरी फेमस फॉर दिस वोल्केनिक प्लेटू। देन यू हैव डाइसेक्टेड प्लेटूज, कुछ ऐसे प्लेटूज जहां पे रिवर्स जब फ्लो करती हैं, जब नदियां फ्लो करती हैं तो वो उन प्लेटूज को क्या करती हैं, डाइसेक्ट करती हैं। उनकी वजह से जो टोपोग्राफी है वो रगड हो जाती है। रगड टोपोग्राफी का मतलब वहां पे आपको गॉर्जेस, वहां पे आपको कैनियंस, इरोजनल प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे प्लेटू को डाइसेक्टेड प्लेटू कहते हैं। वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, डाइसेक्ट का मतलब है काट देना। जब आपने काटा है तो वो किस तरीके से कटेगा, इस लैंडफॉर्म को काटने वाला कौन है, या तो नदियां होंगी या इरोजन के दूसरे एजेंट्स होंगे, चाहे वो ग्लेशियर भी हो सकता है। राइट, उन ग्लेशियर से निकलने वाली जो छोटी स्ट्रीम्स हैं वो भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से वो प्लेटू धीरे धीरे क्या होने लगता है, कट होने लगता है। राइट, इसको हम डाइसेक्टेड प्लेटू कहेंगे। इसीलिए ये जो प्लेटू है वो हाईली इरोडेड प्लेटू की संज्ञा में आएगा। ठीक है, इज अ प्लेटू दैट हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट इरोजन। जहां पे सिग्निफिकेंट इरोजन हुआ, जो लोग इरोजन नहीं समझते हैं उनको मैं बता देता हूं, जब भी कोई नदी बहती है ना, तब उसके पास इतनी स्पीड है, इतनी क्षमता है कि उसके रास्ते में जो भी सरफेस आएगा उस सरफेस को वो कट करेगी। कट करने के बाद जो भी मटेरियल होगा ना वो अपने साथ आगे बहा के ले जाएगी। उसे हम इरोजन की संज्ञा कह देते हैं। और जब किसी एक जगह से कट करके मटेरियल आगे चला गया तो जो पीछे भाग बचा वहां पे आपको कुछ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें अगर वो प्लेटू के अंदर वैलीज बन जाती हैं तो वो प्लेटू हमें डाइसेक्टेड प्लेटू के रूप में नजर आता है। These plateaus are initially formed through the various geological processes। मान लीजिए किसी एक रीजन के अंदर टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हुआ, वो प्लेटू बन गया। उसके बाद वहां से नदियां बहने लगी और उन नदियों ने इसको काटना स्टार्ट कर दिया। रिवर्स ने, स्ट्रीम्स ने जब इसकी वर्टिकल कटिंग की तो यहाँ पे गॉर्जेस का, वैलीज का फॉर्मेशन हुआ। एंड विद दिस यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्लेटूज हियर। देन अगर आप जियोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे तो ये इरोजन यहां पे बेसिकली ज्यादा होगा। उसके साथ साथ इनके अंदर आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा टेक्टोनिक फोर्सेस तो प्रेजेंट हैं ही, बट उसके साथ आपको बहुत सारी नदियां अपना इरोजन करती हुई नजर आएंगी। इसलिए यहां पे फोल्डिंग वगैरह कंपैरेटिवली कम है, बट एक्सटर्नल एजेंट का रोल यहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा है। द स्कॉटिश हाईलैंड, जो स्कॉटिश हाईलैंड्स हैं, और उसके साथ साथ द एप्लाशियन प्लेटू जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में, दे आर द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। सो हमने ये 5 तरीके के प्लेटूज तो पढ़ लिए। अब हमें समझना है कि इन प्लेटूज का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बार बोल दिया कि जो प्लेटू रीजन है, मान लो किसी एक प्लेटू का फॉर्मेशन वोल्केनिक मैग्मा से हुआ है, तो आप खुद समझे ना, वो मैग्मा था, वो सोर्स था बहुत सारे मिनरल्स का। इसीलिए प्लेटूज जनरली आपको दिखाई देंगे ऐसे रीजन्स जहां पे अबंडेंस ऑफ मिनरल का प्रेजेंस दिखाई देगा। रॉ मटेरियल बहुत ही अबंडेंटली आपको वहां मिलते रहेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज।
इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल आप छोटा नागपुर प्लेटू देख सकते हैं भारत का, जहां पे लार्ज स्केल पे आयरन ओर का प्रेजेंस है। इसी वजह से भारत की जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उन स्टील इंडस्ट्रीज का लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिखता है। जैसे कुछ स्टील इंडस्ट्रीज जिसमें आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की बात करेंगे, you will see the Tata Steels in the जमशेदपुर, जिसे टाटा सिटी कहते हैं। बोकारो जो है वहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट है इन झारखंड। आपको भिलाई में दिखेगा, आपको राउरकेला में दिखेगा, ये सारे ईस्टर्न पार्ट में है। दुर्गापुर के अंदर आपको ये प्लांट दिखाई देंगे, ये भी ईस्टर्न पार्ट के अंदर है। So these are developed there just because of the availability of iron ore as a raw material. कई जगह पे आपको ऐसा भी दिखेगा कि ये जो प्लेटूज हैं, इनके फॉर्मेशन के कारण बहुत सारे वाटरफॉल्स बनते हैं, जिनको हम प्लेटू वाटरफॉल्स भी कहते हैं। अब अगर ये वाटरफॉल बनेगा तो आप उस वाटरफॉल में जो भी स्पीड होगी नदी के पानी की, उसका इस्तेमाल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो कि ये क्लीन एनर्जी सोर्स बनेगा। देन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत ही कंड्यूसिव मिलती हैं। और अगर सॉइल बहुत फर्टाइल है तो आपको वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और अगर ग्रासलैंड्स है तो ग्रेजिंग करवाने के लिए आप उन एरियाज को एकदम परफेक्ट समझ सकते हैं। ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, कुछ प्लेटूज बहुत ही मिनरल रिच हैं, जिनके अंदर आपको आयरन, कोल, गोल्ड एंड सिल्वर जैसे वैल्यूएबल मिनरल्स दिखाई देते हैं। और इन वजह से आपको यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। भारत के डेक्कन लावा प्लेटू का फॉर्मेशन, बसाल्टिक लावा के कारण हुआ, जिससे डेवलप होने वाली जो सॉइल है उसे ब्लैक सॉइल की संज्ञा दी जाती है। इसलिए वहां पे आपको ब्लैक सॉइल का प्रेजेंस दिखाई देगा, और इसकी वजह से, ब्लैक सॉइल की वजह से आपको वहां पे कॉटन कल्टीवेशन होता हुआ मिलता है। उस कॉटन की वजह से भारत के वेस्टर्न पार्ट में ही सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हब बनने स्टार्ट हुए। इसीलिए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद का जो रीजन है, दैट इज वेरी रिच इन दी प्लेटूज, वेरी रिच इन दी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फेयर इनफ। नाउ हम अगर कुछ दुनिया के बहुत सारे प्लेटूज की बात करें, तो कुछ प्लेटूज में सबसे पहले एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज अगर देखते हैं, तो हम सब वाकिफ है टिबेटन प्लेटू से, जो कि भारत और चाइना के अंदर आपको इसका लोकेशन दिखाई देगा। ये जो टिबेटन प्लेटू है, ये इसे बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम रियली सॉरी इफ इट इज नॉट विजिबल, तो मैं इसको पढ़ देता हूं बच्चा लोग, ताकि आपके लिए आसानी हो। दिस इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और भारत के अंदर मॉनसून के ओरिजिन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है तिबेटन प्लेटू। देन यू विल सी द टाइप ऑफ दिस प्लेटू इज इंटर माउंटेन, कि मतलब दो पहाड़ों के बीच में, मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, कुनलुन, अल्ताईशन, और यहाँ पे हिमालयस, उन काराकोरम रेंजेस, उनके बीच में आपको इसका प्रेजेंस दिखाई देगा। देन यू हैव डेक्कन प्लेटू, ये भी मैंने बताया, ये वोल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ प्लेटू है, जो कि रिच है बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस के अंदर। देन एनातोलियन प्लेटू, एनातोलिया जो है वो आपको टर्की के अंदर दिखाई देगा। ये जो प्लेटू है एनातोलियन प्लेटू, ये भी वहां की कुछ रेंजेस हैं, उन माउंटेनियस रेंजेस के बीच में मिलता है, दैट इज व्हाई इट इज एन इंटर माउंटेन प्लेटू। और ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, टर्की में है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में रिस्पॉन्सिबल है। देन खोराट प्लेटू, थाईलैंड, थाईलैंड के अंदर आपको ये प्लेटू का प्रेजेंस दिखाई देगा, ये भी एक इंटर माउंटेन प्लेटू है। देन यू हैव यूनान प्लेटू ऑफ चाइना, जो कि वो यहाँ की एथनिक डाइवर्सिटी के लिए फेमस है और इंटर माउंटेन प्लेटू के रूप में जाना जाता है। तो नाम पता होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे इथियोपियन हाईलैंड्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये इथियोपिया में होगा, और इसको रूफ ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो ये इथियोपियन हाईलैंड्स हैं, यहाँ पे एक लेक है जिसे लेक टाना, TANA, लेक टाना के नाम से जाना जाता है। वहां से ब्लू नाइल, जो नाइल रिवर की एक छोटी सी स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम का ओरिजिन भी देखा जाता है। दैट इज ऑल्सो एन इंटर माउंटेन प्लेटू।
ड्रेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर आपको बिल्कुल सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में मिलेगा, जो कि एक एस्कार्पमेंट है, आगे की ओर निकला हुआ उभरा हुआ भाग है, एलिवेटेड लैंड है, टेबल टॉप के साथ दिखाई देता है। देन सेरेंगेटी प्लेटू जो कि तंजानिया के अंदर मिलता है, एंड दिस इज नथिंग बट एन इंटरमाउंटेन प्लेटू। देन यू हैव जॉस प्लेटू इन नाइजीरिया, जॉस प्लेटू, बाय प्लेटू, टेडमेट प्लेटू, ये सारे आपको इन्हीं अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में दिखाई देंगे। देन यू हैव कोलोराडो प्लेटू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे कोलोराडो रिवर निकलती है, और ये जो रीजन है ये बहुत ही फेमस है फॉर द ग्रेट ग्रैंड कैनियन, द स्टेट ऑफ एरिजोना इन यूएसए। एंड दिस कोलोराडो प्लेटू इज ऑल्सो एन इंटरमाउंटेन प्लेटू, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो आपको रॉकी माउंटेन्स और बहुत सारी कॉन्टिन्यूस माउंटेन्स जैसे कि कैस्केड, सियरा नेवाडा, सियरा माद्रे, इन माउंटेन्स का भी लोकेशन आपको दिखाई देता है। देन यू विल सी द मैक्सिकन प्लेटू, नाम से स्पष्ट है मैक्सिको के अंदर ये दिखेगा। साउथ अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे प्लेटूज हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ब्राजीलियन हाईलैंड्स को अगर आप देखेंगे तो ये ब्राजील के अंदर एलिवेटेड लैंड के रूप में देखा जाता है, जो कि एक एस्कार्पमेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर वहां की रिवर सिस्टम और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में। साउथ अमेरिका के अंदर ही आपको अर्जेंटीना और चिले में एक और प्लेटू मिलेगा, दैट इज पैटागोनियन प्लेटू। पैटागोनियन प्लेटू जो है अर्जेंटीना चिले के अंदर मिलता है, यहीं पे आपको डेजर्ट भी दिखाई देगा, है ना, और ये इंटरमॉन्टेन प्लेटू है। देन यूरोप के अंदर सेंट्रल मैसिफ जो कि फ्रांस में है, दिस इज ऑल्सो एन इंटरमॉन्टेन प्लेटू। स्कॉटिश हाईलैंड के बारे में मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले बात की, यूके के अंदर आपको दिखता है इंटरमॉन्टेन प्लेटू, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ इन प्लेटूज को पढ़ने के बाद अब वक्त है कि हम प्लेन्स के बारे में जानें, क्योंकि प्लेटू और प्लेन में फर्क यह है कि प्लेन का जो एलिवेशन है कंपैरेटिवली प्लेटू से कम होता है। ये एकदम ऐसी लैंड होती है जो कि समुद्र के लेवल के पास होगी, और जिसमें स्लोप बहुत ही जेंटल और वेरिएशन बहुत ही मिनिमम हमें दिखाई देते हैं। अगर हम धरती की बात करें तो अराउंड 55% जो है अर्थ का एरिया वो प्लेन से ही एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं दुनिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स कौन कौन से हैं। इन प्लेन्स के फॉर्मेशन को समझें उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए ना कि सम प्लेन्स हैव टेकन द शेप थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, ग्लेशियल मूवमेंट्स एंड वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्लेन से। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इनको हम इनके लैंडस्केप के अकॉर्डिंग और इनके नेचुरल फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जिन्हें आप स्ट्रक्चरल प्लेन्स कहते हैं, और जो इनका ओरिजिन है दैट इज दीज प्लेन्स रिजल्ट फ्रॉम द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब यह है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जिनके कारण प्राइमरीली इनका क्रिएशन हुआ। दे आर टिपिकली सिचुएटेड नियर द एज ऑफ नियरली ऑल ऑफ द मेजर कॉन्टिनेंट। क्योंकि आप देखो ना, जब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ही बना है तो एज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ दीज प्लेन्स, राइट। तो इनको स्ट्रक्चरल प्लेन्स कहा जाता है। देन यू हैव इफ यू विल सी दिस प्लेन, यहां पे इरोजनल इंफ्लुएंस नहीं होगा। यहां पे इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो नॉर्थ अमेरिका के जो इंटीरियर प्लेन्स हैं, रशिया का जो प्लेन है दैट विल कैटेगराइज्ड अंडर द स्ट्रक्चरल प्लेन। उसके बाद कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जिनको आप डिपोजिशनल प्लेन्स कहते हैं। डिपोजिशनल प्लेन्स का मतलब, मान लीजिए आप देखते हैं दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। यहां पे आपको भारत में हिमालयास का फॉर्मेशन दिखा। जब ये फॉर्मेशन हुआ हिमालयास का तो आप सब लोगों ने बोला कि सर इसके बेस पे एक फोर डीप का डेवलपमेंट होता है, एक डिप्रेशन, एक गड्ढे का डेवलपमेंट होता है। जब नदियां यहां से अपने सेडिमेंट्स लेके आएंगी तो धीरे 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 यहां पे क्या करेंगी, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करेंगी। जब सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा तब उसकी वजह से जो ये एलिवेटेड लैंड है अब वो क्या होने लगेगी, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से जो ये डिप्रेशन है वो फिल होने लगेगा, और उसकी वजह से ये एरिया एकदम एकदम जेंटली स्लोपिंग हो जाएगा और प्लेन का डेवलपमेंट करेगा। इन्हें हम
बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ द प्लेन्स क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय द रिवर ओवर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इनके अंदर मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि मटेरियल डिपोजिशन की वजह से होगा। यहां पे आप देखेंगे ना कि बहुत सारे प्लेन्स दिखाई देंगे, जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं वो पूरा का पूरा प्लेन्स इस ही कारण से आपको डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। और जब सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है ना बच्चे, तो सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है। जब फर्टाइल सॉइल होती है तो उसकी वजह से, फर्टाइल सॉइल की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैन बी कैरिड आउट। दूसरा, यहाँ पे ह्यूमन का जो, जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं तो वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको अच्छा दिखाई देगा। जैसे कि भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे रीजन जो हैं, ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। छत्तीसगढ़ को तो फिर भी आप हटा दें क्योंकि वहां पे फॉरेस्टेड लैंड है, बट यूपी, बिहार, है ना, ये वो रीजन्स आ जाते हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैक्ट कि इन एरियाज के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैरिड आउट होती हैं। ऐसे ही प्लेन भारत में तो आपने देख लिए, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिसौरी एंड मिसिसिपी रिवर, मिसौरी एंड मिसिसिपी रिवर जब फ्लो करती है, तब उसकी वजह से, मिसौरी एंड मिसिसिपी रिवर के फ्लो की वजह से यहां पे ये पूरा का पूरा प्लेन का डेवलपमेंट होता है। इसको हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। नॉर्दर्न अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स हैं ये, और इनका फॉर्मेशन भी डिपोजिशनल एक्टिविटी के कारण ही हुआ। फिर कुछ प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है इरोजनल एक्टिविटीज के कारण। जैसे कि अगर आप देखें, ये ऐसे ब्रॉड फ्लैट प्लेन्स होते हैं that have been shaped by various erosional processes over time। जैसे कि पेनी प्लेन्स, आपने पिडमोंट प्लेटू देख लिया। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं दो नामों के बारे में। वन इज व्हाट वी कॉल एज पेडी प्लेन्स, सेकंड वी कॉल एज पेनी प्लेन, राइट। कुछ ऐसे प्लेन्स जिनका फॉर्मेशन होता है बहुत सारे इरोजनल एजेंट्स के द्वारा। मान लीजिए कोई एक छोटा सा अपलिफ्टेड लैंड था इस रीजन में, अब यहां पे 24 घंटे हवा चल रही है, वो धीरे 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 इसको इरोड करती जाएगी। जब इरोजन हो गया तो इसका हाइट क्या हो गया, कम हो गया। फिर इसका इरोजन हो गया तो ये क्या हो गया, प्लेन एरिया के रूप में डेवलप हो जाता है। बट अगर ये हवा के द्वारा किया जाता है तो इसको बोला जाता है पेडी प्लेन्स, पेडी प्लेन्स। और अगर हवा के अलावा किसी और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाता है एक्सेप्ट द विंड, देन इट इज टर्म्ड एज पेनी प्लेन्स। ये बनेंगे किस वजह से, डिपोजिशन की वजह से या इरोजन की वजह से? इरोजन की वजह से, क्योंकि अब देखो ना, कोई भी एक लैंडफॉर्म था, उसके ऊपर अगर विंड चलती रही, पानी बहता रहा, तो वो इरोड होता जाएगा। तो एक वक्त तो आएगा ही ऐसा कि वो क्या हो जाए, एकदम प्लेन हो जाए। देन इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स भी दिखाई देंगे, जो इरोजनल प्रोसेसेस ऑफ रिवर के द्वारा बने, कुछ ग्लेशियर के द्वारा बने। सॉइल यहां पे भी फर्टाइल होगी। इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे, ग्रेट प्लेन्स इन द नॉर्थ अमेरिका, देन नलरबर प्लेन इन द ऑस्ट्रेलिया। ये सारे प्लेन्स आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। एंड फाइनली वी हैव द अबाइसल प्लेन। इसके बारे में हम लार्जली बात करेंगे ओशियनोग्राफी के अंदर, क्योंकि ये ऐसे प्लेन हैं जो कि आप, जिसको आप सी बेड के रूप में देखते हैं, जहां पे फ्लैटेस्ट, बिल्कुल फ्लैटेस्ट रेंज है, बिल्कुल फ्लैटेस्ट रीजन आपको दिखाई देता है, जिसे आप अबाइसल प्लेन के नाम से जानते हैं। ये सी बेड जो है यहां पे, इसको ही आपने अबाइसल प्लेन की संज्ञा दी है। देन अगर आप आगे देखें तो आपको समझ में आता है कि वर्ल्ड के लीस्ट एक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, क्योंकि समुद्र की डेप्थ पे हैं। फ्लैटेस्ट टोपोग्राफी बोली जाती है, बहुत फ्लैट है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इसका स्लोप देखेंगे तो। और डिपोजिशन यहां पे होता रहता है बाय द वेरियस फीचर्स, जो कि मान लो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, कोई भी एक माउंटेन बन गया, बट पानी की लहरों ने इसको वापस क्या कर दिया, वापस इन लहरों ने इसको क्या कर दिया, इरोड कर दिया, और एक फ्लैट प्लेन का डेवलपमेंट हो गया। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेन्स हैं, जिसमें अगर हम एशिया की बात करें तो नॉर्थ चाइना प्लेन, भारत में इंडो गैंगेटिक प्लेन, जापान के अंदर कैंटो प्लेन, साइबेरिया तो साइबेरियन प्लेन है ही, जिसमें वेस्ट साइबेरियन प्लेन इज इंपॉर्टेंट। देन अफ्रीका के अंदर जहां पे सेरेंगेटी है,
जैसे कि आपने तंजानिया के अंदर बात किया था, वहां पे आपको प्लेन्स का फॉर्मेशन दिखाई देगा। देन यू विल सी द नाइल डेल्टा इजिप्ट के अंदर, हाई वेल्ट्स बोलते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये प्लेन बनते हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिसिसिपी डेल्टा, ग्रेट प्लेन्स, देन प्रेरीज, है ना। साउथ अमेरिका में पेम्पास और लानोस, कैंपोस, ये सारे प्लेन एरियाज हैं जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। यूरोप के अंदर जब बहुत सारी नदियां बहती हैं तो वो भी बहुत सारे प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। उन्हीं प्लेन्स को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आई विल बी साइड, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप इस पूरी की पूरी स्लाइड को अच्छे से पढ़ सकें, एंड आई विल स्पीक अप। देन अगर आप देखें यूरोप के अंदर, तो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स जो कि आपको फ्रांस से लेकर रशिया तक होता हुआ दिखाई देगा, ये एक ऐसा प्लेन है जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। इटली की बहुत ही फेमस रिवर है पो, वहां पे आपको पो वैली मिलेगा। देन हंगरी के अंदर जो पुश्ताज हैं, जिन्हें आप प्रेरीज यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नाम से जानते हैं, वो भी प्लेन एरियाज हैं। कैंटरबरी प्लेन्स ऐसे एरियाज हैं जो कि न्यूजीलैंड में देखे जाएंगे, यहाँ पे डेयरी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ग्रेजिंग एरियाज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की एक रिवर दैट इज मुरे डार्लिंग रिवर, वहां पे भी आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। सो दीज आर द प्लेन्स एंड प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एस्पेक्ट्स related to the exogenic processes. Let's see, when we talk about these exogenic processes, इन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को हमने पहले भी देखा था। जब हम जियोमॉर्फिक एजेंट्स देखते हैं, उन जियोमॉर्फिक एजेंट्स में हमने एंडोजेनिक प्रोसेसेस को तो डिस्कस कर लिया। नाउ सम ऑफ द प्रोसेसेस आर टर्म्ड एज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, जिनके जो फोर्स हैं वो लाई करते हैं आउटसाइड, एक्सटीरियर, यानी कि एक्सटर्नल टू द सरफेस। इनको बोला जाता है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। इनको क्लासिफाई किया जाता है चार भागों में। वन वी कॉल एज वेदरिंग, सेकेंड इज मास मूवमेंट, थर्ड इज इरोजन एंड फोर्थ इज डिपोजिशन। अब ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम इस सेगमेंट को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। दिस वुड बी द सेगमेंट दैट वी विल बी केटरिंग इन टुडेस क्लास, वेदरिंग एज वेल एज मास मूवमेंट। देन इरोजन एंड डिपोजिशन को अगले क्लास के अंदर देखा जाएगा। जब बारी आती है ना वेदरिंग की, तो समझे इस बात को, व्हाट एग्जैक्टली वेदरिंग इज ऑल अबाउट। वेदरिंग का मतलब है इन सीटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, इन सीटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। बेसिकली होता यह है कि अगर मान लीजिए किसी एक जगह पे कोई एक पत्थर पड़ा है, मान लीजिए यहां पे देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ रॉक, कोई एक पत्थर है, इस पत्थर को आपने कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज कर रखा है, एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, एक्सपोज टू सनलाइट। अब होगा क्या, डे के टाइम पे, डे के समय में, दिन का जब समय होगा तब सनलाइट बहुत ज्यादा होगी, और ज्यादा सनलाइट के कारण दिन के समय में पार्टिकल्स जो होंगे वो एक्सपेंड करेंगे। दिन के समय में क्या होगा, एक्सपेंशन। और नाइट का जब समय आएगा, जब टेम्परेचर कम होगा, तब ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कभी कभी ये एक्सपेंड कर रहे हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे जब डिफरेंशियल टेम्परेचर की वजह से, लुक एट द लैंग्वेज फास्ट, जब डिफरेंशियल टेम्परेचर होगा, उस डिफरेंशियल टेम्परेचर की वजह से डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन देखा जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के कारण इस रॉक के अंदर क्या डेवलप होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे। इसके कारण डेवलप होंगे क्रैक्स, और जैसे ही क्रैक्स डेवलप होंगे ये पत्थर टूटने लगेगा, और इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको यहां पे इस तरीके से दिखाई देंगे। तो जब भी आप वेदरिंग की बात करेंगे तो वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, किसी भी पत्थर का टूटना, उसे आप वेदरिंग कहते हैं। और वो वेदरिंग किस कारण से हो सकती है, वेदरिंग का कारण है डिफरेंशियल टेम्परेचर। अब आपको मैं एक और तरीका बताता हूं।
लेट्स सी इफ यू हैव हियर इज अ रॉक, कोई एक पत्थर है जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देता है। कहां पे पड़ा है ये किसी एक टेम्परेट रीजन के अंदर पड़ा है। टेम्परेट रीजन के अंदर ये पत्थर पड़ा है। मान लीजिए इस रीजन के अंदर कुछ समय बाद क्या हुई, बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो बारिश का पानी इस क्रैक के अंदर डेवलप हो गया। यहां पे रेन वाटर क्या हो गया, क्रैक्स के अंदर चला गया। जो रेन वाटर था वो कहां चला गया, जो भी यहां पे जॉइंट थे इस रॉक के अंदर, उस जॉइंट के अंदर रेन वाटर एक्यूमुलेट हो गया। रेन वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। अब मान लीजिए जब इसका रेन वाटर का एक्यूमुलेशन होता है ना बच्चा, तब एक बात समझो, जब नाइट टाइम आएगा, टेम्परेट रीजन है, तब ये जो पानी है, वाटर जो है, वाटर हो जाएगा फ्रीज। तब इसकी क्या हुई, फ्रीजिंग, राइट। उसके बाद डे के टाइम पे, डे के टाइम पे क्या हुआ, वापस अगर आप देखोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, यानी कि थॉइंग। अब हुआ ये कि टेम्परेचर के कारण फ्रीजिंग एंड थोइंग हुई। फ्रीजिंग का मतलब जम गया, और जब पानी जम जाता है तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, क्योंकि जब वो बर्फ बन जाता है तो बर्फ के कारण वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब पिघल जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो एक्सपेंशन एंड थोइंग, जब एक्सपेंशन थोइंग होती है तो उसकी वजह से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तब इस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं, और इन्हीं क्रैक्स के कारण क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, वेदरिंग के नाम से जानते हैं। इसे ही किस नाम से जाना जाता है, वेदरिंग के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। डन। सो वेदरिंग समझ में आया। अब वेदरिंग को अगर हम समझे तो इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ वेदरिंग के अंदर हम देखें तो सबसे पहला जो टाइप है जिसे बोला जाता है मैकेनिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, देन यू सी द chemical weathering, and third type of weathering here is the biological weathering. वेदरिंग का मतलब समझ में आ गया कि टूटना है, डिसइंटीग्रेशन होना है रॉक्स का, और वो जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज ईदर ड्यू टू डिफरेंशियल टेम्परेचर एंड और ड्यू टू द फ्रीजिंग एंड थॉइंग। केमिकल वेदरिंग के बाद आप यहां पे देखेंगे, यू विल सी दी बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये आपको तीन भाग यहां पे दिखाई दिए, राइट। अब जब हम इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो मैकेनिकल वेदरिंग को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। मैकेनिकल वेदरिंग की फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। पहली बात तो मैकेनिकल वेदरिंग को, पहली बात तो यह है कि जो मैकेनिकल वेदरिंग है, इस मैकेनिकल वेदरिंग को हम फिजिकल वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिजिकल वेदरिंग, राइट। फिजिकल वेदरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब मैकेनिकल वेदरिंग का क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो इसका पहला भाग है जिसको बोला जाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। इसे बोला जाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। सेकेंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसे बोला जाता है ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। अभी मैं सारे आपको विद एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा भी, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। देन यू विल सी दी शैटरिंग, ये थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग है। शैटरिंग इज द थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। और उसके साथ साथ आपको यहां पे यहां पे एक्सफोलिएशन भी दिखाई देगा, जिसको आप नेक्स्ट टाइप ऑफ वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का मतलब यह है, मान लीजिए ये कोई एक रीजन है जहां पे एक ब्लॉक पड़ा है, और इस ब्लॉक को आप इस तरीके से देखते हैं, और यहां पे इस ब्लॉक के अंदर डिफरेंट क्या है, जॉइंट्स हैं। अगर आपने इस ब्लॉक को टेम्परेट रीजन में रख दिया तो मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेट रीजन के अंदर क्या होगा सर, फ्रीजिंग होगी।
फ्रीजिंग के साथ साथ टेम्परेट रीजन के अंदर थोइंग भी होगी। तो फ्रीजिंग और थोइंग के कारण ये जो ब्लॉक है इसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिस वजह से जो ये आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्रैक्स थोड़े से वाइडन होते हुए नजर आने लगेंगे। इस तरीके से ये क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे जो कि बहुत ही वाइड हो गए। अब थोड़े समय बाद, ये तो पहला स्टेप है, कुछ समय बाद ये जो क्रैक हैं और ज्यादा क्या हो जाएंगे, दीज क्रैक्स विल बी मोर एनलार्ज्ड, ये और ज्यादा एनलार्ज हो जाएंगे। अगर इनका एनलार्जमेंट हो गया, और ज्यादा एनलार्ज हो गए, तब आपको ऐसा नजर आएगा कि ये इस तरीके से ब्लॉक डेवलप हुआ। एंड फाइनली ड्यू टू इन टेम्परेट रीजन फ्रीजिंग एंड थॉइंग के कारण यहां पे ये ब्लॉक डिफरेंट अलग अलग, ये पूरा का पूरा पत्थर जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में टूट गया। इसलिए इसको आप किसकी संज्ञा देते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की संज्ञा देते हैं। इसमें आपने देखा जो एक्शन है वो कौन सा है, फ्रीजिंग एंड थोइंग। और उसके साथ साथ आपने ये फ्रीजिंग थोइंग के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर यही ब्लॉक किसी सनलाइट यानी कि एरिड रीजन में रखा होता तो इस ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का कारण, इस ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का एक कारण डिफरेंशियल टेम्परेचर भी होता। तो आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये वर्ड याद रखना है, डिफरेंशियल टेम्परेचर। और इस डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। और जब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा, दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, एंड उस क्रैक से क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। सेकेंड टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो आप देख पा रहे हैं, दैट इज ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। इसको आप ऐसे इमेजिन करें कि मान लीजिए यहां पे देयर इज अ रॉक, ये कोई एक पत्थर पड़ा है, ये आपको ग्रेनुअल, ये जो पत्थर है, ये रॉक ऐसी रॉक है जो कि ये एक ऐसी रॉक है जो किसी एक एरिया में है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स के ग्रेनुअल्स हैं। यहां पे बहुत सारे क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं। ये बहुत सारे ग्रेनुअल्स हैं इसके अंदर, एंड हर ग्रेनुअल का जो कलर है, दैट कलर इज डिफरेंट। अब हर ग्रेनुअल का कलर जब डिफरेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं जो हर ग्रेनुअल होगा वो सनलाइट को एब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट डिफरेंटली करेगा, जिसकी वजह से क्या हर ग्रेनुअल अपने अपने तरीके से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से, जैसे ब्लैक मिनरल है, ब्लैक मिनरल के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। जो व्हाइट मिनरल, जो लाइट कलर के मिनरल्स हैं, इनके अंदर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। जिनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो क्या उनका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, यस, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब ज्यादा हीट की तो एक्सपेंड होने के चांस हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं, इन द ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन सेपरेशन ऑफ द ग्रेनुअल विल टेक प्लेस, सेपरेशन ऑफ granules, separation of granules will take place। अब ये जो सेपरेशन है ग्रेनुअल्स का, इसी सेपरेशन के कारण ही इसे किस नाम से जाना जाता है, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब आप अगर ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये लीजिए, देखें, आपको मैं ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन बताता हूं। दिस इज द ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, बिल्कुल सही बात है। और रॉक्स एक्सपेंड होती हैं जब हीटेड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब ठंडी होती हैं। डिफरेंट मिनरल्स हैं, डिफरेंट कलर के क्रिस्टल्स हैं, इनकी डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पावर है, डिफरेंट रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से ग्रेन बाउंड्रीज में स्ट्रेस डेवलप होगा और इनके बॉन्ड्स ब्रेक होने लगेंगे। एंड फाइनली ये ग्रेनुअल्स क्या होंगे, सेपरेट होने लगेंगे उस एरिया के अंदर। द थर्ड पार्ट हियर इज, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे ले आता हूं, जो भी हमने लिखा है अभी तक, वेट फॉर अ व्हाइल,
ये रहा हमारा मेजर स्लाइड। इस स्लाइड को हम थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर देते हैं ताकि वहां पे हम एक 1 पेजर नोट्स बना सकें। सो आपको ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन मैंने बता दिया है, मैंने आपको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बता दिया। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप शैटरिंग के नाम से जानते हैं। शैटरिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पानी का ग्लास है, वो बहुत ही ठंडा पानी का ग्लास, एकदम ठंडा वाटर, मतलब आपने उसको फ्रीजर में रख दिया और थोड़ी देर बाद बाहर निकाला, गिलास बहुत ही ठंडा, पानी मैंने गिरा दिया, बहुत ठंडा गिलास है। अचानक से मैंने उसके अंदर चाय डाल दी, बहुत गर्म हुआ। यानी कि शैटरिंग का मतलब यह है सडन चेंज हुआ। सडन चेंज हुआ किसके अंदर? टेम्परेचर के अंदर, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं तो क्या इसकी वजह से सडनली कॉन्ट्रैक्शन होगा, सडनली एक्सपेंशन होगा? बिल्कुल सही बात है। सडनली क्या होने लगेगा? डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे वो कांच टूट जाता है और उसके एंगुलर फ्रेगमेंट्स डेवलप होते हैं, ऐसे ही रॉक्स में भी ऐसे एरियाज जहां पे सडन चेंज है टेम्परेचर का, वहां पे आपको एंगुलर फ्रेगमेंट के रूप में पत्थर डिसइंटीग्रेट होते हुए दिखाई देंगे। उन्हें आप किस नाम से जानते हैं? उन्हें आप जानते हैं शैटरिंग के नाम से। ठीक है, तो चलो ये भी बात हमने समझ में आ गई। सो यहां पे आप शैटरिंग देख सकते हैं। When rocks experience rapid temperature changes, done, water seeps into the cracks, इनके अंदर पानी चला गया, फ्रीज हो गया, फिर ये किस में? एक एंगुलर फ्रेगमेंट के अंदर अगर ये डेवलप होते हैं तो। फिर उसके बाद ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन वी हैव डिस्कस्ड। नाउ द एक्सफोलिएशन। देखो, एक्सफोलिएशन का मतलब ये है, मान लीजिए यहां पे यू हैव द प्रेजेंस ऑफ अ रॉक। ये एक रॉक है जो कि इस एरिया में पड़ी है, बहुत ही कॉम्पैक्टेड रॉक है। कॉम्पैक्टेड रॉक का मतलब एक ऐसी रॉक, कॉम्पैक्ट रॉक, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई जॉइंट नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। दिमाग लगा के जवाब देंगे कि जो इस रॉक की आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज एक्सपोज्ड टू सन। तो आउटर लेयर के अंदर एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कुछ समय बाद हमें समझ में आएगा कि जो ये आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर विल ट्राई, ये जो बाहर की लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है, ये इस पूरे के पूरे पत्थर से क्या होने लगेगी? सेपरेट होने लगेगी। यानी कि आपको दिखाई देगा कि ये जो पत्थर है, इसकी आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर जो है वो क्या हो गई? पील ऑफ हो गई। जैसे आप अनियन देखते हैं ना, अनियन देखते हैं तो अनियन की डिफरेंट क्या होती हैं? लेयर्स बाय लेयर्स, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर आप उसका क्या देखते हैं? वेदरिंग देखते हैं। लेयर बाय लेयर आप उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। वैसे ही आपको लेयर्ड बाय लेयर, लेयर बाय लेयर मैनर में क्या दिखाई देगा? एक वेदरिंग दिखाई देती है। दैट इज समथिंग वी कॉल एज एक्सफोलिएशन। देन केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग को आप देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है। केमिकल वेदरिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि आप देखें, सबसे पहला प्रोसेस केमिकल वेदरिंग का जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज, केमिकल वेदरिंग का पहला जो प्रोसेस है, जिसे हम सबसे अच्छे तरीके से जान सकते हैं, वो प्रोसेस हम देखेंगे किस मैनर के रूप में? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो चाहिए होती है, दैट इज सॉल्वेंट। और सबसे बेहतर सॉल्वेंट के रूप में जो काम करता है, दैट इज वाटर। एंड समटाइम्स वाटर के साथ साथ कुछ एसिड्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे सॉल्वेंट के रूप में काम करते हैं। किसी भी रॉक के ऊपर अगर आप वाटर को डालेंगे या किसी एसिड को डालेंगे तो वो रॉक के पास क्या करेगी? रॉक के साथ केमिकल रिएक्शन करेगी, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण इस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। इस वजह से इस टाइप ऑफ वेदरिंग को आप किसकी संज्ञा देते हैं? केमिकल वेदरिंग की संज्ञा देते हैं। तो आप केमिकल वेदरिंग देखें तो सबसे पहले, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है या एसिड है, जो कि बहुत सारे एक्शन के थ्रू, जैसे माइक्रोब्स होते हैं ना,
वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या रिलीज करते हैं, दे ऑल्सो रिलीज सम ऑफ द एसिड्स, जिनकी वजह से एसिड्स की वजह से एक पर्टिकुलर लेवल पर आते आते डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज केमिकल वेदरिंग। नाउ यू विल सी, यहां पे पहला प्रोसेस है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है पानी का ऐड होना, वाटर का ऐड होना। एडिशन, एडिशन का मतलब यह हुआ, देखो ध्यान से, water is one of the most important agent in chemical weathering. It can infiltrate rocks and minerals and increase rocks volume and chemical reaction. पानी का जब एडिशन हो जाता है तब उस एडिशन के कारण वो क्या होता है, फैलने लगता है। कोई भी रॉक है वो फैलने लगेगी। जब रॉक फैलने लगती है ना, तब इसका मतलब क्या हुआ, उसका एडिशन हुआ। जब रॉक्स फैली तब उसने क्या किया, उनके अंदर एक एक्सपेंशन हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण एक्सपेंशन हुआ, तो उस पूरी रॉक का एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। जब उसका स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कारण टूटने लगेगी। दैट इज समथिंग वी कॉल एज प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। सेकेंड पार्ट अगर हम यहां पे देखें तो जिसे बोला जाता है चिलेशन। चिलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। सोल्यूबल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कुछ ऐसे और जो भी रॉक्स हैं उनके अंदर मिनरल्स हैं जो कि सोल्यूबल हैं। पानी डाला सोल्यूबल हो गए। उनके अंदर जब सब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, उस रॉक का क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगा, टूटना होने लगा। तो दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। फिर उसके साथ साथ कुछ मेटल आयंस भी हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ये भी कुछ क्या बनाते हैं, चिलेट्स बनाते हैं, जिनकी वजह से आपको इनका डिसइंटीग्रेशन दिखाई देगा। देन वी हैव द ऑक्सीडेशन, बहुत ही फेमस है। ऑक्सीडेशन को आप रस्टिंग के रूप में देख सकते हैं। जब भी आपने आयरन देखा होगा तो आयरन के अंदर अगर आप आयरन को ऐसी कंडीशन में रख दे जहां पे मॉइस्चर है, जहां पे हवा है और जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और रस्टिंग होने लगती है। तो वो छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं ना उस आयरन रोड के ऊपर, दैट इज समथिंग वी कॉल एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कार्बोनेशन। मान लीजिए दिस इज अ रीजन जहां पे कोई एक ऐसी रॉक है जहां पे लाइमस्टोन का प्रेजेंस है। लाइमस्टोन का प्रेजेंस आपको दिखाई दिया। लाइमस्टोन के ऊपर अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, अब जब भी पानी आएगा तब ये अपने साथ किसको डिसॉल्व करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेगा तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। और जब ये कार्बोनिक एसिड बनेगा और वो लाइमस्टोन के ऊपर पड़ेगा तब ये लाइमस्टोन क्या होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। व्हेन इट विल डिसॉल्व, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो रॉक है वो क्या होने लगेगी, डिसइंटीग्रेट होने लगेगी। जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, इसका कारण, इस डिसइंटीग्रेशन के कारण कौन कौन कारण बना इसका, द प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज कार्बोनेशन। क्योंकि कौन काम आया, कार्बोनिक एसिड काम आया, जिससे मिनरल के साथ रिएक्शन होगा, वीकनिंग होगा, डिसोल्यूशन होगा और फाइनली एक लैंडस्केप बनेगा जिसे कास्ट टोपोग्राफी का नाम दिया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी हियर इज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल वेदरिंग को जब आप देखते हैं तब आप खुद समझें, बायोलॉजिकल वेदरिंग को जब आप देखते हैं तब आपको लगेगा कि बहुत सारे प्लांट्स, कुछ ऐसे रोडेंट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि चूहा हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गए, ये ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स के साथ साथ ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, बरोइंग करते हैं। बरोइंग के साथ साथ ये एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसइंटीग्रेट करने के लिए। मतलब चूहा सारा दिन कुतरता रहेगा तो वो भी तो डिसइंटीग्रेट ही कर रहा है। बरगद का पेड़ जब उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं वो भी तो दीवार को चीर के निकल जाती हैं, वो भी तो वेदरिंग ही है, राइट। और अगर आप देखें रैबिट की बात करें वो भी तो वेदरिंग करता है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वेदरिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट जो आज इस समय पे उपलब्ध है वो है हम खुद, ह्यूमंस। हम जब माइनिंग करते हैं हम क्या कर रहे हैं, रॉक्स को डिसइंटीग्रेट ही तो कर रहे हैं, रॉक्स को तोड़ ही तो रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ वेदरिंग।
So these are the three major types of weathering that we have seen. फिजिकल, अब जैसे बरोइंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स सीक्रेट करते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, वेदरिंग होती है। केमिकली वेदर करते हैं, बट दिस केमिकल वेदरिंग इज डन बाय इनिशिएटेड बाय माइक्रोब्स। तो इनको आप माइक्रोबियल एक्शन की वजह से वेदरिंग देख सकते हैं, जैसे कि लाइकेंस होता है, ये आप इकोलॉजिकल सक्सेशन में मेरे साथ पढ़े भी हैं। उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन जैसे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं सल्फर कंपाउंड्स को जो कि रॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। प्लांट की रूट्स, मैंने बरगद का एग्जाम्पल दिया आपको। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। Now we are going to start with the most important segment. We call this segment as mass wasting. मास वेस्टिंग का मतलब यह है, अभी तक हमने देखा था कि डिसइंटीग्रेशन हो गया है रॉक का। अब अगर जो भी डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स हैं या डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक का, अगर कोई भी रॉक पार्टिकल, कोई भी डेब्री या मटेरियल किसी स्लोप से अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे हम मास वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? मास वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। मास वेस्टिंग का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने देखा कि ये एक पहाड़ है, इसको इस तरीके से आप देखें, यहां पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ पे कुछ पत्थर पड़े थे। अगर ये पत्थर नीचे की ओर गिरने लगे, बहुत सारे पत्थर अगर नीचे की ओर गिरने लगे, देन दिस विल बी टर्म्ड एज मास वेस्टिंग। आपको जो एक प्रोसेस याद रखना है वो ये है कि इसके अंदर जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है, वो मेजर ड्राइविंग फोर्स कौन है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मास वेस्टिंग और इरोजन में क्या फर्क हुआ? फिर इरोजन में भी तो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे इरोजन से डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि मास वेस्टिंग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंसिंग ड्राइविंग फोर्स कौन होता है बच्चा? ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी अगर है तभी ये मास वेस्टिंग पॉसिबल है। इसीलिए हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्री पार्टिकल्स डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज समथिंग वी कॉल एज मास वेस्टिंग। आई होप इट इज क्लियर विद यू नाउ। फेयर एनफ। अब इस मास वेस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ मास वेस्टिंग को आप रॉक क्रीप, टेलस क्रीप, सॉइल क्रीप, सॉलिफ्लक्शन, लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, रॉक फॉल, डेब्री फ्लड, अलग अलग नामों से इनको आप जानते हैं। देखें, ये जब हम मास मूवमेंट की बात करते हैं तो इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है? दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड एज वेल। जो बहुत स्लो होते हैं उनको आप नाम से जानते हैं। जो स्लो मूवमेंट है ना, स्लो मूवमेंट को आप एक नाम देते हैं, दैट इज क्रीप। स्लो मूवमेंट को आपने नाम दिया क्रीप, जिसके अंदर अगर रॉक डेब्री आ रहा है बहुत स्लोली नीचे, देन इट इज रॉक क्रीप। अगर टेलस यानी कि कुछ अलग तरीके के सेडिमेंट्स नीचे आ रहे हैं, देन इट इज टर्म्ड एज टेलस क्रीप। अगर यहां पे सॉइल का मूवमेंट हो रहा है, देन इट इज टर्म्ड एज सॉइल क्रीप। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट कर देंगे, वेरी रैपिड मूवमेंट कर देंगे, तब आपको वो दिखाई देगा फॉल के रूप में, जिसे आप रॉक फॉल के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में ये बनाया, दिस इज रॉक फॉल। आप खुद समझो ना कि यहां पे जो स्लोप है वो बहुत ही स्टीप है, तो जब पत्थर गिरेगा ना भाई, वो बहुत ही तेजी से गिरेगा। दिस इज द रॉक फॉल, है ना। अब आते हैं इनके बीच का जो भाग है, जहां पे आप स्लाइड्स देखते हैं, जहां पे आपको लैंडस्लाइड्स दिखाई देगा,
जहां पे आपको स्लंप दिखाई देगा, जहां पे आपको मड फ्लो दिखाई देगा। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। फेयर इनफ। सो बहुत अलग अलग तरीके के ये भाग हैं जिनको हमने यहां पे डिस्कस करना है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज लैंडस्लाइड। सबसे पहले हम यहां पे इन फ्लोस के डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पहला है फ्लो। फ्लो के अंदर आप देखते हैं वन इज अर्थ फ्लो, रॉक फ्लो, लहर, क्रीप, सोलिफ्लक्शन एंड लेटरल स्प्रेड्स एंड डेब्री फ्लो एंड मड फ्लो। देखो जी, मड फ्लो का मतलब है जब भी मड पानी के साथ इतना ज्यादा सैचुरेट हो चुकी है कि वो आगे बढ़ने लगा और वो फ्लो करने लगा, देन इट इज मड फ्लो। यहां पे फास्ट मूवमेंट होता है, मिक्सचर होता है पानी, मड और डेब्री का। अर्थ फ्लो, अर्थ फ्लो का जो प्रोसेस है दैट इज कंपैरेटिवली स्लो टू मॉडरेट, और स्लो से मॉडरेट प्रोसेस के अंदर यू विल सी जो पार्टिकल्स हैं वो सैचुरेटेड फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं जो आगे बढ़ने लगते हैं। रॉक फ्लो के अंदर भी आप रॉक फ्रेगमेंट का स्लो मूवमेंट देखेंगे जो कि आपको जनरली कोल्ड रीजन्स के अंदर दिखाई देगा। लहर जो है ये फास्ट होता है इंडोनेशिया के अंदर, जब वोल्केनिक मड फ्लो होता है तब उसे बोला जाता है लहर। क्रीप जो है, क्रीप बहुत ही स्लो मूवमेंट है जहां पे सॉइल बहुत धीरे 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 आगे बढ़ती है, देन इट इज टर्म्ड एज क्रीप। सोलिफ्लक्शन इज अ स्लो प्रोसेस जहां पे जो सॉइल है वो सैचुरेटेड नहीं है, बस मोइस्ट है, डैम्प है और बहुत ज्यादा पानी है उसके अंदर। जब सॉइल के अंदर पानी आ जाता है ना तब उसके अंदर फ्रिक्शन कम हो जाता है एंड दिस सॉइल विल फ्लो, दैट इज समथिंग वी कॉल एज सोलिफ्लक्शन। फिर आता है लेटरल स्प्रेड, जिसको आप स्लो से मॉडरेट मूवमेंट पे मानते हैं जहां पे फाइन ग्रेन्ड मटेरियल का मूवमेंट आपको दिखाई देता है। these are some of the movements and the subtypes। बट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज लैंडस्लाइड्स। देखिए हुआ ये, मान लो यहां पे दिस इज अ माउंटेन, माउंटेन है, यहां पे इस माउंटेन के पास, इन माउंटेन के बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। और मान लीजिए आपने किसी भी तरीके से इस माउंटेन के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट की एंड यू आर बिल्डिंग अ होम हेयर। जब आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तब आपने इस माउंटेन के स्लोप को डीस्टेबलाइज किया। क्यों डीस्टेबलाइज किया? क्योंकि आपने यहां पे क्रिएट किया एक डायनामाइट और उस डायनामाइट से आपने यहां पे क्या कर दिया, पूरा का पूरा एक रास्ता बनाने की कोशिश की। उसकी वजह से इस माउंटेन के अंदर क्या डेवलप हो गया, क्रैक डेवलप हुआ। इस क्रैक के अंदर नाउ विद द रेनफॉल वाटर हैज सीप्ड, जब पानी इसके अंदर चला गया थोड़े समय बाद इस माउंटेन के जो ये पत्थर होंगे यहां पे इनका क्या होने लगेगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब मान लीजिए इस रीजन में कोई अर्थक्वेक आ गया, ये सारे पत्थर नीचे की ओर आएंगे। अगर यहां पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई ये सारे पत्थर नीचे की ओर आएंगे और ये स्लाइड करेंगे। स्लाइड का मतलब ये होता है कि आप अगर ये माउंटेन का स्लोप देखेंगे तो ये जो पत्थर हैं इनके ऊपर, दीज पत्थर विल स्लाइड, ये स्लाइड करते हैं और स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज समथिंग वी कॉल एज लैंडस्लाइड। इसके लिए बहुत सारे कारण रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हैवी स्नोफॉल, हैवी रेनफॉल। जब क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स होते हैं ना, क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स में सबसे ज्यादा जो नेचुरल कॉज बन के सामने आता है दैट इज द नेचुरल कॉज जो बनता है वो है क्लाउड बर्स्ट, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं। देन earthquakes, the seismic activity becomes the another reason, another major reason behind the landslides like activities। फिर volcano, बेसिकली आपने देखा कि वो पत्थर है, अब वो पत्थर स्लोप से नीचे आएगा, जैसे ही वो स्लोप से नीचे आएगा आप ये मान के चले उसको नीचे लाने वाला कौन है, दैट इज नथिंग बट एनी ऑफ द एक्टिविटी, चाहे वो बारिश है, चाहे वो वोल्केनो है, चाहे वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, चाहे वो बहुत तेजी से
आप वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस वजह से नीचे आना है, चाहे वहां पे डिफोरेस्टेशन लार्ज स्केल पे हो गया, सॉइल इरोड होने लगी, वो बहुत आसानी से नीचे आ गए, वेजिटेशन का चेंज होने लगा, वहां पे पानी का लेवल जो है वो चेंज हुआ, जिसकी वजह से जो स्लोप्स हैं उनकी वीकनिंग हुई, रॉक्स की वीकनिंग हुई और वो नीचे की ओर आ गए। ऐसा एप्लाशियन माउंटेन्स में देखा गया। देन रिवर के द्वारा इरोजन किया जाने लगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर लैंडस्लाइड। इफ वी टॉक अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ द लैंडस्लाइड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफोरेस्टेशन, माइनिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन, डिस्टेबलाइजेशन। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब भी हम रिलीजियस टूरिज्म को हम रिक्रिएशनल टूरिज्म में बदलेंगे, रिलीजियस टूरिज्म को रिक्रिएशनल टूरिज्म में बदलेंगे, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल आपको केदारनाथ के अंदर नजर आता है। पहले के जमाने में केदारनाथ में वो लोग जाया करते थे जो अपनी उम्र के आखिरी दौर में है और ऐसा लगता था कि नहीं आए तो चलो कोई बात नहीं, उम्र तो काट ही लिए। नाउ, जोक्स अपार्ट, नाउ पीपल आर विजिटिंग टू दिस केदारनाथ रीजन, but not for the religious purpose. Yes, they have the religious sentiments associated with it, but उसके साथ साथ उनके रिक्रिएशनल पर्पस भी जुड़े हुए हैं। वो वहां पे व्लॉगिंग करने भी जा रहे हैं। दे आर स्टेइंग देयर इन द रीजन। वो वैली बहुत ही फ्रेजाइल है, इकोसिस्टम बहुत ही सेंसिटिव है, और अगर हम वहां पे लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्टे करेंगे, इट मींस वी नीड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स. When we need hotels and restaurant, we will have to destabilize the slope, and once we will destabilize the slope, the time will come, the religious tourism, when it will be converted to the recreational tourism, eventually the landslides like activity will enhance in the recent times and in the upcoming times. So this is the major aspect we need to concentrate upon. So the moment we are increasing the construction activities, we are destabilizing the slopes, we are overloading the slopes, we are using dynamites, then eventually the aspects related to landslides will be increased in the terms of their frequency as well as in the terms of their intensity. But now the question arises, what are the major differences between the landslides in the Himalayan region as well as in the Western Ghats? तो आप हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे तो हिमालयन रीजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज बनता है लैंडस्लाइड का, दैट इज द स्ट्रक्चरल स्टीपनेस ऑफ द स्लोप. Himalayas are very young mountains, और यंग माउंटेन्स के साथ साथ दी रॉक्स आर नॉट कंसोलिडेटेड, और इस वजह से जब स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो जो भी वहां पे डेब्री है, मटेरियल है, उनका स्लाइड आपको उस रीजन में दिखाई देगा. जबकि वेस्टर्न घाट में हम देखते हैं तो जो लार्ज अमाउंट पर होने वाले क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स हैं, जिसमें बहुत 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 ज्यादा तेजी से रेनफॉल होती है, 10 सेंटीमीटर पर आवर ऑफ रेनफॉल इन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर, क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट हुए, जैसा कि अभी रिसेंटली वायनाड में भी देखा गया. तो उस वजह से लैंडस्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन लैंडस्लाइड का बनता है, दैट इज क्लाउड बर्स्ट इन वेस्टर्न घाट्स. हिमालयन रीजन के अंदर जो रिवर्स हैं, दे आर वेरी वेरी फास्ट, दे आर वेरी रैपिड, बिकॉज वो अपने यूथफुल स्टेज में आपको दिखाई देंगी, और यूथफुल नेचर होने के कारण दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द स्लोप्स एंड डिस्टेबलाइजिंग द स्लोप्स. ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट में स्लोप्स तो स्टीप्स हैं ही, और ये स्टीप स्लोप्स जहां पे जो भी डेब्री होगा, रॉक्स होंगी, वो सारे के सारे नीचे आने की कोशिश करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड द रेनफॉल ड्यूरेशन, जो कि प्रोलॉन्ग्ड इवेंट के रूप में आपको वेस्टर्न घाट में दिखाई देता है. दैट इज मेजर रीजन बिहाइंड द लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न घाट्स. अगर हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में देखें तो वेस्टर्न घाट में लार्ज स्केल पे वेस्टर्न घाट्स में यू विल सी द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यू विल सी द रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैव बीन डेवलप्ड, and urbanization, road construction is something which is creating major destabilizing slope in the Western Ghats. Human activities are also responsible for it. वो दोनों ही जगह पे आपको दिखाई देगा, हिमालयाज में भी और वेस्टर्न घाट में भी.
जहां तक अर्थक्वेक की बात आती है, सिस्मिक एक्टिविटी हिमालय में कॉमन है, बट वेस्टर्न घाट में दिस इज नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द लैंडस्लाइड लाइक इवेंट्स. So in this entire chapter we have seen primary part of the exogenic processes. In the very next lecture we are going to talk about the landforms created by the erosional as well as the depositional features. Thank you so much. We'll see you next time. Goodbye.